मतलब कि अगर कोई हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रखा है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स गैस के मॉलिक्यूल आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों की जो स्पीड होती है वो थर्मल स्पीड होती है। थर्मल स्पीड that is given by 3 kT by m, where T is the temperature and mass of the electrons। और इनकी अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो ये 0 होती है, क्योंकि किसी भी रीजन से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने आ भी जाएंगे। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का टिपिकल बिहेवियर लें तो जैसे इस तरीके से जा रहा है, ये सपोज कर लो किसी एक इलेक्ट्रॉन का मोशन है, बीच बीच में इनके कोलिजन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉनों से, बीच वाले कॉपर एटम से, आयन से, इस तरीके से जा रहे हैं। और सपोज ये इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का है। जब हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। तो अभी भी ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं और ये पोटेंशियल डिफरेंस लग गया है सेल से, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से E/m का फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो इधर लेफ्ट डायरेक्शन में लगने लगता है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास पहली बात तो इनका पाथ अब स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर थी और इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स तुम्हारा इस तरफ लग रहा है, तो तुमको मालूम है कि अगर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का पाथ पैराबोला हो जाएगा। तो ये जो मोशन है ये हमारे पास इसका ये ऐसे ना होकर के ऐसे हो जाएगा, इस तरफ कॉन्टिन्यूअसली इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। और फिर ये ऐसे चलता है तो इसका मोशन फिर कुछ हमारे पास ऐसा हो जाएगा। फिर ये इधर चल रहा है तो इसका मोशन ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा। ये पैराबोला बहुत ही लेस कर्व्ड होता है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये इलेक्ट्रॉनों की थर्मल स्पीड ज्यादा होती है। So when velocity is very high and acceleration is in comparison to that is small, तो ये जितना ज्यादा फोर्स होगा, एक्सेलरेशन होगा, ये उतना ही ज्यादा कर्व्ड होगा। जितनी ज्यादा ये वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा ये फ्लैट होगा। तो पाथ इज ऑलमोस्ट फ्लैटेड पैराबोला। और सबसे मेन मुद्दे की बात ये होती है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच रहा था, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां पहुंच रहा है, यानी ये फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया है। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। ये दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग, यानी इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर हो जाता है।
तो बाकी सब पिक्चर वैसी ही रहती है। इलेक्ट्रॉनों की स्पीड लगभग थर्मल स्पीड होती है, चलने की एक्चुअल स्पीड। बट इन प्रेजेंस ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लगातार जहां पहुंचना होता है उससे थोड़ा सा कम पहुंचता है। जैसे इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, तो पर सेकंड ये इधर ड्रिफ्ट हो जाता है। और ये ड्रिफ्टिंग वाली स्पीड कांस्टेंट होती है, इसी को ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट डू वी मीन बाय ड्रिफ्ट स्पीड और इससे कौन चलता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से नहीं चलता है। चलता वो अपनी थर्मल स्पीड और एक्सेलरेशन की वजह से जो स्पीड डेवलप होगी काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग वही रहती है। बट कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंस ऑफ फील्ड, ये फोर्स की डायरेक्शन में लगातार ड्रिफ्ट होता रहता है। यही ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट होती है, और यही आई अपॉन ए एन ई या ई अपॉन टाउ इंटू एन के बराबर होती है। And this drifting speed is very small. तो that's the answer. और तुम लोग जो बता रहे थे कई लोग कि ये फोर्स बैलेंस हो जाता है, तो बैलेंस कौन करेगा फोर्स बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन पे तो कोई फोर्स लगता नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो ये कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता रहता है। ये बात दूसरी है कि बीच में कोलिजन होते हैं, उसकी वजह से इसकी स्पीड बार बार जीरो हो जाती है। तो जैसे इसकी स्पीड आई तो इसने कुछ हाफ एम वी स्क्वायर स्पीड गेन करी, फिर कोलिजन हुआ, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो दैट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और वही अंत में जूल्स लॉ, जूल्स इफेक्ट के रूप में आई स्क्वायर आर के फॉर्म में आ जाती है। तो नो फोर्स इज बैलेंसिंग। इफ देयर इज करंट, देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन फील्स कॉन्टिन्यूसली एन अनबैलेंस्ड फोर्स ई बाई एम, force EE and due to the acceleration m. But what is the drift speed? That is the net displacement of the electron. तो इसमें होती पिक्चर क्या है कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी मान लो पहली पोजीशन ये थी, तो ये कुछ समय के बाद इधर दिखते हैं, कुछ समय के बाद ये और इधर हो जाते हैं, क्योंकि इस रैंडम मोशन में भी वो लगातार इधर शिफ्ट रहते हैं। तो जो इधर वाले इलेक्ट्रॉन है वो इधर पहुंच जाते हैं, इधर वाले यहाँ पहुंच जाते हैं, इधर वाले इधर पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से एक नेट ओवरऑल ड्रिफ्ट ऑफ स्पीड इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो जाता है, और उसकी वजह से करंट इस डायरेक्शन में आई प्रोड्यूस हो जाती है। इसको भी बेटा थोड़ा एनसीईआरटी खोल करके पढ़ लो, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो देर आर 13 पार्टिसिपेंट्स टिल नाउ। राघवेंद्र, आरती, अभिलाषा, आंचल, अतुल तिवारी, दिव्या गुप्ता, हरि, जानवी त्रिपाठी, रेडमी, ऋषभ, अनिकेत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सुबह सुबह क्लास लग गई, तुम में से कई सर, लोग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम लोगों में से बहुत लोग तो गुड मॉर्निंग सर। रात में पढ़ते हो तो अभी सो के भी नहीं उठ पाए होगे। यस सर। ये हमने एक क्वेश्चन दिया था, ये सब उम्मीद है सब तुम लोगों को आ गए होंगे। एंड नाउ ये जो लास्ट आर्टिकल है, ये बताओ हमने तुम लोगों को ये हेलिक्स करा दिया है? सर
ये जो आर्टिकल है ये हेलिक्स हमने करा दिया है। यस हाँ। सर, इसको बताया था आपने। पिच और ये सब ऑल दैट जो है, यस सर। ये एक आर्टिकल है, हेलिकल मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एंड अरोरा बोरियलिस। ये अभी नहीं पढ़ा होगा तुमने, तो रीड इट आउट। ये तो इसको पढ़ना, और इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, सीपीएमटी में आया था, फिर एक बार एम्स में आया था। और इसमें मेन पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग सोलर फ्लेयर, ये पेज नंबर एनसीईआरटी 139 में है, ड्यूरिंग ए सोलर फ्लेयर, ये तो मालूम है ये पार्टिकल हेलिक्स में चल रहा है। A large number of electrons and protons are ejected from the sun. तो सोलर फ्लेयर से लार्ज नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स चलते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, हेलिकल पाथ में चलते हैं, और फील्ड लाइंस कम्स इन ऑर्डर टू क्लोज अदर नियर मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स पर ये जाकर के इकट्ठा होते हैं। तो यस यहाँ सर। पे चार्जेस की डेंसिटी बढ़ जाती है, और ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स और से एटम से कोलाइड करते हैं, और ये एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम ग्रीन लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और एक्साइटेड नाइट्रोजन एटम पिंक लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो दीज आर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि जब ये चार्ज पार्टिकल, इसको हम लोग कॉस्मिक पार्टिकल भी कई बुक्स में कहते हैं कि, और ये हमेशा हुआ करता है कि अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एटमॉस्फेयर से आने वाले कॉस्मिक पार्टिकल्स, जिसमें से चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चल करके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल से टकराते हैं। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, इससे ये मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होने से फिर ये वापस जब अपनी स्टेट में आएंगे, तो अगर आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक्साइट करके फिर इसको वापस ग्राउंड स्टेट में लाइए, तो उनकी वेवलेंथ ग्रीन कलर की आती है, और एक्साइटेड नाइट्रोजन एटम की पिंक लाइट की आती है। तो ये पोल्स पर हमेशा ये लाइटें चमकती रहती हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। और नेट से डाउनलोड करके हम इसको दिखा भी सकते हैं वीडियो, आज तो नहीं कल दिखाएंगे। और इसी फिनोमिनन को ऑरा बोरियलिस कहते हैं। अब इस पर 3 तरीके के थ्योरी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप लोग भी बनाइएगा। जैसे पूछ सकता है कि ऑरोरा बोरियलिस क्या होता है, तो ये होगा अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो लगातार लाइट की फ्लैशिंग होती है, उसको ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है ये लाइट मोस्टली किस कलर की होती है, तो मोस्टली तो ग्रीन और पिंक कलर की होती है, पिंक। यस सर। वायलेट कलर भी आती है। नंबर 3, यस ये सर। क्यों होती है, तो एटमॉस्फेयर से आने वाले चार्ज पार्टिकल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आकर पोल पर ये एक्यूमुलेट होते हैं, वहां के एटमॉस्फेयर के एटम से कोलिजन करते हैं, ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ द एटम्स ये लाइट प्रोड्यूस होती है। ये सब हो गया था। देखो ये साइक्लोट्रॉन तो तुम्हारे कोर्स में अब है नहीं, यस सर। साइक्लोट्रॉन तो कोर्स में है नहीं, तो ये तो आना नहीं है। लेकिन यस सर। इसके बावजूद ये इसका हमारे पास ये जो फार्मूला है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिख जाते हैं।
जैसे हमारे पास ये वेलोसिटी qv/2m है, ये जो फ्रीक्वेंसी आई है इसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। Yes, sir. और अगर ये आर रेडियस की सर्किल पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो वैसे भी पूछ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल ही हो। ये जो एक्सेलरेटर्स इन इंडिया है इसको आप मत पढ़िएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हिस्ट्री फिजिक्स में नहीं पूछी जाएगी। तो ये सब बायोसेवर्ट लॉ, ये सब एम्पियर्स लॉ, ये सब हो चुका था, ये क्वेश्चंस हो चुके थे। एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक, ये सब हो गया। सोलिनॉइड टोरॉइड, हाँ ये देखिए, ये एक चीज है। ये मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट है। तो इसमें यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड रखी गई है और ये इस तरीके से एडजस्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है ऐसे, और फिर उसके बाद ये अपने पाथ को रिवर्स कर देता है। अगर यहाँ पे बहुत कायदे से देखना चाहते हो तो इस वेबसाइट पे जा करके भी देख सकते हो। तो ये तुम लोगों का होमवर्क है, इसको पढ़ना। इस पे थ्योरेटिकल 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम बना करके रखेंगे, उसका तुम लोगों का यहाँ पे टेस्ट लेंगे। और ये सब हो चुका है। इस पर एम्पियर्स लॉ पे ये जो आर्टिकल है इस पर क्वेश्चन बन जाता है, इसको एक बार रीड कर लेना। Yes, sir. ये टॉर्क हमने बता दिया था, और करंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ऑल द सब चीजें हो गई हैं। ये सब हो गया था। ये देखो जो हम बता रहे थे इन्होंने लिखा भी है, मिनिमम स्टैंड्स फॉर, तो जो बोर्स क्वांटाइज्ड कंडीशन होती है ग्राउंड स्टेट में, ये मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल भी पूछा जा सकता है तुम लोगों से, दिस वन। और इसको वैल्यू भी याद रखना, बिकॉज इट इज क्वांटा ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। टीचरों को तो ये याद नहीं रहता है, लेकिन स्टूडेंट को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। Yes, sir. मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, ये सब कर चुके थे। ये देखो ये सब दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है, सेंसिटिविटी क्या होती है, और ये सब क्या होता है। ये φ/v रेंज है, ये सब बता दिया था हमने। ये एग्जाम्पल 4.13 है, in the circuit shown in figure 2.7। तो फिगर तो यहाँ पर है नहीं, फिगर ये आगे वाले पेज पे होगी। What is the value of current if the ammeter shown is a galvanometer with a resistance Rg is equal to 60 ohm? B is a galvanometer described in it but converted into ammeter by a shunt resistance 0.02 ohm, is an ideal ammeter with an zero resistance। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये दिया हुआ है। तो ये 3 वोल्ट की बैटरी है, और फर्स्ट पार्ट में कहते हैं कि ये एक गैल्वेनोमीटर है,
और इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसको करते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। तो करंट की वैल्यू देखो, ये एग्जाम्पल में निकाली गई है। 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस उन्होंने दिया था 60, 3 सीरीज में है, तो करंट की वैल्यू 0.048 एम्पियर होगी। और फिर अगर हम इसमें शंट कर देंगे, और शंट का कुछ रेजिस्टेंस दिया था, शंट का रेजिस्टेंस हमारे पास दिया था 0.02। हाँ 0.02 दिया हुआ था। नाउ सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा, दीज टू आर इन पैरेलल विथ 3 इन सीरीज। तो ये हमने रेजिस्टेंस निकाला और ये निकाला, और ये करंट देखो एकदम से शूट आउट कर गई, 0.99 एम्पियर की हो गई। पहले कितनी थी? 0.48 एम्पियर थी, और यस सर। अब ये 0.99 एम्पियर हो गई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि सपोज ये सर्किट है और हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया, और अगर करंट ज्यादा थी तो इसको मेजर नहीं कर पाएगा, और रेंज बढ़ाने के लिए हमने शंट लगा दिया। तो अब तो सर्किट में एक्चुअल करंट बढ़ गई ना, तो वो करंट तो नहीं मेजर हो पाई जो हम करना चाहते थे। तो इसके लिए एक फिनोमिनन और किया जाता है, जो कि एक बार पूछा भी गया था। यहां पर एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस और लगा देते हैं, सीरीज में लगा देते हैं, जिससे कि सर्किट में करंट चेंज ना हो। जब ये गैल्वेनोमीटर था सिर्फ, तो सर्किट में मेरे पास रेजिस्टेंस था, ये करंट थी 0.048 एम्पियर। और फिर जब आपने शंट कर दिया, तो ये करंट, गैल्वेनोमीटर की रेंज ऑफ कोर्स बढ़ गई, लेकिन सर्किट की करंट भी बदल गई। और हम चाहते हैं कि करंट वही बनी रहे 0.048। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, अब ये करंट बढ़ी क्यों है? क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गया है। तो पहले मेरे पास रेजिस्टेंस था, टोटल रेजिस्टेंस था मेरे पास 63 ओम का, ये, और शंट करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस आ गया है 3.03 ओम का। तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया है? 3.03 ओम। और इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 60.97 ओम। और ये रेजिस्टेंस सीरीज में एडिशनल लगा देते हैं, इसको कहते हैं कंपेंसेटिंग रेजिस्टेंस। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर्किट में कोई भी गैल्वेनोमीटर है, उसको रेंज बढ़ाने के लिए हमने शंट कर दिया, तो बताइए कंपनसेटिंग रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आरसी, आर कंपनसेटिंग। तो सर्किट में पहले ये रेजिस्टेंस जी था, और शंट करने के बाद जीएस अपॉन एस प्लस जी हो गया। तो मेरे पास ये रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया है? एस प्लस जी। तो जी टाइम्स एस प्लस जी माइनस जीएस, तो ये जीएस जीएस कट गया, तो ये जी स्क्वायर अपॉन एस प्लस जी, ये मेरे पास कंपनसेटिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू है। और ये सर्किट में एडिशनल लगा देते हैं, जिससे सर्किट में ओरिजिनल करंट चेंज ना होने पाए, क्योंकि अगर करंट बढ़ जाएगी तो फिर कई चीजें फ्यूज भी हो सकती हैं। सर तो क्या हर केस में से करते होंगे? प्रैक्टिकल जब ये यूज किया जाता है तो इसको करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, लैब में अमीटर और वोल्ट मीटर यूज तो करते नहीं है। तो यस सर। हमारा काम सिर्फ इतना रहता है कि रेंज बढ़ानी है तो शंट कितना लगा दें। यस सर। यस सर। किसी चीज को आप प्रैक्टिकली करते हो तो बहुत सारी चीजें उसमें करनी पड़ती हैं।
ये वाला क्वेश्चन आप डेफिनेटली ट्राई करेंगे। वैसे तो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन ट्राई करने हैं, लेकिन ये डेफिनेटली ट्राई करेंगे। सर हम्म। सर इसी क्वेश्चन में जैसे वो किसी एंगल पे होता है तो वो मतलब एक बार बता दीजिए। इसी क्वेश्चन में, इसी 6 पार्ट में से कोई एक पार्ट ले ले। सर ये डी वाला। डी वाला ले ले, ठीक। तो ये डी वाला पार्ट हम दोबारा बना दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा। ठीक। तो ये इस तरीके से बना हुआ है ये, एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऊपर है, नो प्रॉब्लम। मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऊपर है, तो आई कैन राइट B इज इक्वल टू सम B टाइम्स K। और ये मेरे पास कॉइल ऐसे है, ये कॉइल हमारा XY के परपेंडिकुलर है इस तरीके से। ये एंगल 30 डिग्री है। एरिया इसका जो भी हो वो तो पता चल जाएगा, मेनली इसकी डायरेक्शन लिखनी है। करंट इसमें इस तरीके से फ्लो कर रही है, ये लाइक दिस। तो इसका नॉर्मल मेरे पास इधर से देखने पर ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, तो इसका नॉर्मल इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू इट। और ये नॉर्मल XY प्लेन में होगा, क्योंकि ये XY प्लेन के परपेंडिकुलर ये ऐसे रखा हुआ है, तो नॉर्मल इस तरफ होगा। तो ये मेरे पास ये वाली लाइन है, ये मेरे पास Y एक्सिस है, ये एंगल 30 है। और इस पर जब हम नॉर्मल खींचेंगे लाइक दिस, ये आउटवर्ड नॉर्मल होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, तो ये इधर नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज एन कैप, या दिस इज द एरिया वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। अब अगर ये वाला वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसको हम दोबारा बना दें। ये इस तरीके से है, ये X एक्सिस है, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये वाली मेरी जो लाइन है, ये Y एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर है, ये इस तरीके से। और इस पर जो नॉर्मल खींचा गया है वो X की तरफ है, यानी ये नॉर्मल वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है। भाई इधर Y एक्सिस था, ये X एक्सिस था, तो ये X की तरफ से ही तो नॉर्मल खींचा गया है, तो ये ऐसे खींचा गया है X की तरफ। ये लाइन है हमारी XY प्लेन में। तो अब ये यूनिट वेक्टर बड़ी आसानी से निकलेगा। इसका मैग्नीट्यूड आप 1 मान लीजिए, और अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60 होगा।
तो ये एंगल 60 होगा, तो ये एंगल भी 60 होगा, तो ये एंगल भी 30 होगा। तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा 1 cos 30 आई कैप और माइनस कंपोनेंट करेंगे तो 1 sin 30 जे कैप। तो आ जाएगा 1√3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। तो दैट इज √3 - 1। या ऐसे ही लिखे रहने दो, ये यूनिट वेक्टर आ गया है। अब आप बड़े आराम से m क्रॉस b निकाल सकते हो। सर Mainly एक्स के सर 30 डिग्री एक्स के साथ बनना चाहिए ना? ये y एक्सिस है, तो ये वाली लाइन y एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रही है, और ये मेरी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इसी को मैंने ऐसे एक्स वाई तुम्हारे फैमिलियर डायग्राम में बनाया है। तो ये लाइन गई है x की तरफ, ये y की तरफ, और ये एंगल 30 डिग्री है। अगर इसी में देखो तो इसमें भी समझ सकते हो, ये मेरे पास लाइन है और ये मैंने परपेंडिकुलर खींचा, तो ये एंगल हमारे पास है 30, तो ये बीच में 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60। एक्स के साथ 60 डिग्री है। अब इसके अगर हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट करेंगे तो एक्स के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा 1 cos 60, और y के अलोंग मेरे पास कंपोनेंट हो जाएगा y sin 60। ये मैंने परपेंडिकुलर खींचा है, ये इसी को कर लो ऐसे। ये यहीं पे, ये इधर कहीं एक्स एक्सिस है, मैं एक्स एक्सिस, ये शायद ये प्लस हो जाएगा, ये हटा दिया हमने, और ये इस पर हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची ऐसे। तो सर एक्स के साथ उस तरफ 30 डिग्री बनेगा ना सर वो? हाँ, उस तरफ 30 डिग्री बनेगा, इसी तरफ बनेगा। तो ये y के साथ इधर 90 डिग्री रहेगा, तो हमारी x एक्सिस तो इधर हो जाएगी, यस सर। ये x एक्सिस हो गई, और ये इसका नॉर्मल, क्योंकि ये इस पे प्लॉट करना है तो ये इधर के साथ बनेगा, ये यस सर, हाँ ये 30 डिग्री हो जाएगा सर। हाँ, ये 30 डिग्री बन जाएगा। अब इधर का ये कंपोनेंट हो जाएगा तुम्हारे पास, ये 1 है, तो अब इसका कंपोनेंट आप कर लीजिए, इसके कंपोनेंट एक एक्स एक्सिस sir. के अलावा हो जाएंगे। तो ये देखो हो cos जाएगा, 30 आई आ गया, और इधर के साथ हमारे पास, अब ये माइनस डायरेक्शन हो गई है, y तो इधर था, तो माइनस sir. आई से 30 जे हो जाएगा 1 sin 30। तो Yes, ये sir. यूनिट वेक्टर आ गया, तो इसका एरिया तो लंबाई गुणे चौड़ाई से निकल ही लाएंगे, तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा IA, और फिर टॉर्क अगर निकालना होगा तो ये m क्रॉस b निकल आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। A galvanometer coil has a resistance of 15 ohm and the meter shows full scale deflection for 4 milliampere. How will you convert the meter into an ammeter of range 0 to 6? तो यहाँ पे देखो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 4 मिलीएम्पियर, और मैं इसकी रेंज करना चाहता हूँ 6 एम्पियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो 6/4, और यहाँ पे 1000 ऊपर आ जाएगा, तो मेरे पास ये 6 × 250, ये कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 1500। यानी मेरे को करंट 1500 टाइम्स करनी है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम है, तो मेरे को इसमें शंट लगाना पड़ेगा
1500 माइनस 1 यानी 15/1499 ओम का। तो ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है और ये एप्रोप्रिएट हम शंट लगा देंगे। करने को इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे तुम लोग करते ही हो, IG बराबर G/, शायद ये आता है S/S प्लस G इंटू आई। तो वैल्यू रख दो, I की जगह तुम 6 रख दो, IG की जगह 4 मिली एम्पियर कर दो, G रख दो, तो शंट निकल आएगा। यही आता है ना, IG इंटू जी, यस सर, IG आई इंटू माइनस आई जी इंटू एस। हाँ, I माइनस IS इंटू एस। हाँ, तो S टाइम्स आएगा, सही लिखा था ये, करेक्ट था। IG इज इक्वल टू S/S प्लस G इंटू आई। इससे भी निकल आएगा, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी निकल आता है। अब ये वोल्ट मीटर बदलना है, तो ये 12 ओम है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 3 मिली एम्पियर। तो ये पहली वाली रीडिंग कितनी हो जाएगी, 3 मिली एम्पियर, 3 इंटू 10⁻³ इंटू 12। तो हमारे पास पहली रेंज थी 36 मिली वोल्ट और इसको मुझे 18 वोल्ट में बदलना है। तो कितने गुना रेंज हो रही है, 18/36 और ये 10⁻³ तो ये नीचे 2 आ जाएगा और ये कट के 500 आ जाएगा। तो मुझे 500 टाइम्स चाहिए, तो मैं रेजिस्टेंस जोड़ूंगा सीरीज में, और कितना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम है और इसको मैं 499 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 से माइनस करके, तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये काफी कवर कर लिया है, और अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमें बीच में जरूरत पड़ेगी, सर अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे बेटा, पढ़ाएंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म भी पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बीच वाला चैप्टर तो बिल्कुल गोल है। ओके सर। तुम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म से कुछ डरते हो क्या? सर उसमें ऐसे ऐसे टर्म होते हैं ना, बस वही समझ में नहीं आते हैं। तो टर्मिनोलॉजी समझा दीजिए सर। कौन कौन से टर्म होते हैं, क्या सर? कौन कौन से टर्म होते हैं? सर वो मेरिडियन होता है, ज्योग्राफिकल, फिर मैग्नेटिक, ऐसे ही करके डीप, एंगल ऑफ डीप। यस सर, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सर, सर समझा दीजिए। एंगल ऑफ इन्फ्लेक्शन सर, बहुत अर्थ मैग्नेटिज्म, चलो जहां बीमारी है पहले वही कर लेते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं। इसको NCERT डाउनलोड करके तुम लोगों को कल शो कर देंगे। आज मैं इसको पढ़ा दे रहा हूं जितनी जरूरत होती है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि इसमें पहले 3 थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होते हैं, एविडेंस,
और नंबर 2 रीजन। एविडेंस में हमें कैसे पता चलता है कि अर्थ मैग्नेटिज्म है? और नंबर 2, अगर ये कंफर्म है कि अर्थ मैग्नेटिज्म है तो क्या क्या रीजन हो सकता है, ये क्यों है? तो ये 2 चीजें होती हैं और इसका आंसर आप लोग सोचो। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि अर्थ की मैग्नेटिज्म है? तो इसके कई रीजन होते हैं, उसमें से कुछ रीजन मेंशन कर देते हैं। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट और मैग्नेटिक निडल। तो हमको मालूम है कि कई फंडामेंटल चीजें हैं कि अगर किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें किसी मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक निडल को रख दे तो वो हमेशा लाइन के अलोंग अलाइन हो जाती है। तो अगर आप मैग्नेट को रखते हैं तो वो भी घूम फिर करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकता है। मैग्नेटिक निडल भी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। तो अगर कोई मैग्नेटिज्म नहीं है तो किसकी इन्फ्लुएंस में ये बिहेवियर शो हो रहा है? तो 2 रीजन ये हैं। और तीसरा रीजन एक ये है कि अगर किसी आयरन पीस buried in ground become magnet। अगर किसी आयरन पीस को जमीन में गाड़ दें तो वो मैग्नेट बन जाता है। तो चौथा रीजन लोग और बताते हैं, बचपन में सुनते थे कि अगर ट्रेन आ रही है और ट्रेन की पटरी पर एक सिक्का रख दो तो ट्रेन के जाने के बाद वो मैग्नेट बन जाता है। तो वो बस सुनने में ही आया था। बचपन में बहुत सारी कहानी होती थी। पेंसिल के छिलके को दूध में रखो तो वो रबड़ बन जाती है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट किए लेकिन कभी हुआ नहीं। स्कूल के पास एक क्रॉसिंग थी, उसमें ट्रेन आती थी तो कई बार सिक्का रखा ट्रेन के नीचे। जब ट्रेन आती थी तो वो सिक्का उछल जाता था। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? तो रीजन तो इसके बहुत सारे दिए गए अर्थ मैग्नेटिज्म के। कुछ लोगों ने कहा कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखा हुआ है, फिर उसको लोगों ने डिफ्यूज कर दिया। कहा कि अर्थ के अंदर कोर का टेम्परेचर इतने ज्यादा है कि अगर वहां कोई मैग्नेट रखा भी होगा तो भी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक मोटर रूल या डायनमो रूल आया है और ये कहता है कि ये मेरे पास जो अर्थ की कोर है, अर्थ की कोर में टेम्परेचर काफी ज्यादा है और इसमें सोडियम, पोटेशियम और आयरन, इन सब के कई आयंस हैं। और अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है तो ये पॉजिटिव आयन भी सर्कुलर मोशन करते हैं फॉर मोर और लेस।
और जब ये चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो दैट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक करंट, और यही अर्थ की मैग्नेटिज्म का कारण है। तो आजकल का जो माना जाता है कि वाई अर्थ की मैग्नेटिज्म है, वो इस मोटर रूल की वजह से माना जाता है। अर्थ की कोर का टेम्परेचर ज्यादा है, वहां काफी ज्यादा पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं मोल्टेन स्टेट में, दे आर फ्री टू रोटेट और मूव, और अर्थ की रोटेशन की वजह से वो एक सर्कुलर मोशन करते हैं, और जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो दैट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वही अर्थ मैग्नेटिज्म होती है। तो ये मेरे पास पहला थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के मेरे पास दो तरीके के फिनोमिनन हमें पढ़ने पड़ते हैं। एक पढ़ना पड़ता है ग्लोबल, और दूसरा पढ़ना पड़ता है लोकल। तो पहले ग्लोबल वाला फिनोमिनन पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये देखो हमने अर्थ बना दिया है। तो हम सब लोग जानते हैं कि अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, और अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है उसको हम लोग कहते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। ये जियोग्राफिकल एक्सिस है। दिस इज जियोग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ। ये मैंने यहां मेंशन कर दिया है। और यहां पर ये दो पोल आ गए हैं। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। और ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, तो इसके आगे मैं जीई लिख दे रहा हूं। जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो जियोग्राफिकल एक्सिस क्या क्या होती है? अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है उसको जियोग्राफिकल एक्सिस कहते हैं, और ये बिल्कुल एंड वाले पॉइंट हमारे पास नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल कहलाते हैं। एंड दिस इज, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि जियोग्राफिकल एक्सिस इज ए लाइन which joins geographical north and geographical south poles.
और इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा तो ये यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, ये प्लेन बनेगा ऐसे। इसको कहते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर। This plane is perpendicular to this axis. यह है जियोग्राफिकल इक्वेटर। ये वही इक्वेटर है जिसमें जी की वैल्यू मिनिमम होती है, यह सब होती है। इतनी चीज तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने ये पाया कि अब वो कैसे पता चला ये तो नहीं मालूम, इसको मैं रफ में बना के बता रहा हूं कि जैसे ये हमारे पास अर्थ है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, तभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैप करूं तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से मैप हो रही हैं, ऐसे ऐसे, इस तरीके से ऐसे निकल रही हैं, ऐसे डाउन हो रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे यहां मर्ज कर रही हैं। अब ये कैसे साइंटिस्टों ने ड्रॉ करी, वो रीजन ना तो जानने की जरूरत है और ना ही मैं बताने वाला हूं, लेकिन ये बस ये जरूर बताऊंगा कि ये लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे ही हैं जैसे कि अगर हम बीच में एक कोई मैग्नेट रख दें और इधर उसका नॉर्थ पोल हो, इधर उसका साउथ पोल हो, तो इस तरीके से लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल से एंटर करती हैं। इस टाइप की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वही अर्थ के अंदर होती हैं। तो यही देख करके ही, बिहेवियर को देख करके ही ये पता चलता है कि हमारे पास ये जो नॉर्थ और साउथ वाली ये अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट रखा हो, यही विचार आया था। तो ये जहां से ये एंट्री कर रही हैं और जहां से ये एग्जिट कर रही हैं, इस लाइन को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कहते हैं ये इस लाइन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस। और सिमिलरली इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है ऐसे बनेगा वो। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर।
और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये बन गया हमारे साउथ होगा पास। ना हाँ सर, साउथ होगा। नहीं, नॉर्थ ही होता है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल। और जो इन दोनों के बीच का ये एंगल है, ये तुम्हारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये 11.3 या 11.4 डिग्री होता है। तो दिस इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, एंड सेम द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक इक्वेटर एंड जियोग्राफिक इक्वेटर। ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ही होता है। और एजम्पशन ये होता है कि हमारे पास जिस तरफ नॉर्थ पोल होता है उस तरफ इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ पोल होता है। और बेसिकली ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल नाम रखे गए हैं, ये नॉर्थ पोल है तो इसको नॉर्थ पोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ पोल की ओर ही रुकता है। तो इसका पूरा नाम है नॉर्थ सीकिंग पोल। मतलब वो पोल जो नॉर्थ को खोज ले, नॉर्थ से हमेशा इफेक्टेड रहे, वो नॉर्थ पोल है। पूरा नाम था उत्तर खोजी ध्रुव या नॉर्थ सीकिंग पोल, शॉर्ट में नॉर्थ पोल कहते हैं। और नॉर्थ पोल किसको खोजेगा? हमेशा साउथ पोल खोजेगा। यानी अर्थ की इमेजिनरी जो बार मैग्नेट है, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिज्म है, उसका मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ है। और यही रीजन है कि अगर हम यहाँ पर कोई बार मैग्नेट अगर मैग्नेट के अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पर रखते हैं तो उसका नॉर्थ वाला एंड बिल्कुल इधर रहता है, क्योंकि ये अर्थ के मैग्नेट के साउथ से अट्रैक्टेड रहता है। यू शुड नॉट कंफ्यूज विद दिस। और ये हमारे पास ये प्राइमरी स्टेज थी जो कि इसमें हुई। और ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हम यहाँ से ऐसे ऐसे दोबारा नहीं बनाएंगे, वो एनसीईआरटी में बनी हुई है, देख लेना, उसको दिखा भी देंगे। और ये बेसिक चीज सर है। हाँ सर, मतलब ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहेंगे इसको, लेकिन वो होगा सर एक्चुअली में साउथ पोल। नहीं, एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ही होगा। ऐसा कोई मैग्नेट तो है नहीं अर्थ के अंदर में। ये Yes. तो हमारा मॉडल है जिससे हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकते हैं। केवल सर ऐसा मानते हैं ना? हाँ, ऐसा मानते हैं। तो ये जो हमारे पास इमेजिनरी बार मैग्नेट है अर्थ की मैग्नेटिज्म का, उसका साउथ वाला एंड अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर होता है। कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है सर? साइंटिफिक रीजन सिर्फ इतना है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां से एक्सर्ट होता है। एक्चुअली साइंटिफिक रीजन क्या है? पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर उन्हीं की बेसिस पे थ्योरी बनती है। तो यहाँ पे जब मैग्नेट लटका के रखा गया तो पता चला कि यहाँ पे इधर नॉर्थ पोल ऐसे रुक रहा है और यहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल रुक रहा है। तो ये नॉर्थ सीकिंग पोल था, ये हमेशा नॉर्थ की ओर रुकता था। तो इसको मैग्नेटिक नॉर्थ कर दिया, इसको मैग्नेटिक साउथ कर दिया, तो ये नामकरण हो गए। अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो डेफिनेटली नॉर्थ साउथ की ओर अट्रैक्ट होता है। तो अगर हम माने कि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट की वजह से है, तो उसका साउथ पोल ही इधर होना चाहिए, क्योंकि तभी इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होगा। अगर इसका भी नॉर्थ पोल इधर मान लोगे तो यहाँ पे साउथ पोल अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसकी क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है। अब यहाँ पर ये अगर ये वैसे ये मॉडल अच्छा है, अगर तुम मान लो कि हमारे पास, जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं,
ये मॉडल हमारे पास अच्छा है, और यहाँ पे अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर एक मेरे पास मैग्नेट रखा हुआ है, तो पहले तो हम ये मैग्नेटिक एक्सिस एक ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पर हम एक मान लेते हैं कि मैग्नेट है। सपोज हमने मान लिया कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसी की वजह से है, तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। यहाँ पे इस मैग्नेट का साउथ पोल है, यहाँ पर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। अब तुम्हें मालूम है कि मैग्नेटिक डाइपोल इस तरफ होगा, तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखूं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखूं, अगर इस जगह मैग्नेटिक फील्ड देखूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, ये एक्सियल लाइन है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो इसका मतलब है कि अब ये बिल्कुल अलोंग दिस लाइन चल रहा है, ये सेंटर है, तो सेंटर का मतलब हुआ रेडियल लाइन। तो यानी एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल and magnetic south pole, Earth's magnetic field is vertical। ये पहला पॉइंट हुआ। और अगर मैं इसमें मैग्नेटिक इक्वेटर देखता हूं, सपोज ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, और अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं, तो ये मैग्नेट का एंड ब्रॉड ऑन पोजीशन है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में दोनों तरफ। और यहाँ पर ये लाइन जो है वो टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल मींस हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब है कि एट मैग्नेटिक इक्वेटर, एट मैग्नेटिक इक्वेटर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगी अर्थ की। अब मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक पॉइंट हमने और ले लिया, सपोज ये एक ग्लोबल पॉइंट ले लिया हमने, ब्लैक से ही लेते हैं, ये इधर हमने ले लिया ऐसे, ये पॉइंट ले लिया ये। अब मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये एंगल थीटा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी मालूम है कि जैसे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, यहाँ से ऐसे कुछ एंगल पर होगी। तो इस लाइन को हमने ऐसे मिलाया, और यहाँ से कुछ एंगल पर ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी।
ये बीई है, ये बीई है, ये बीई है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, ये बीई है। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, इधर से थीटा एंगल पर है, और डाइपोल के रिजल्ट हम जानते हैं, ये इसके एजीमुथल एंगल से ये कुछ एंगल होगा। इसको तुम लोग रिजल्ट भी जानते हो, tan फाई बराबर होता है tan थीटा बाई 2। लेकिन वहां पर इससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बना रही है, और इसी एंगल को हम यहाँ का एंगल ऑफ डिप या नति कोण कहते हैं। और इसके जो कंपोनेंट होंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के, वो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इधर आया है, और वर्टिकल कंपोनेंट देखो रेडियली आउटवर्ड गया है, ऊपर की ओर। और सिमिलरली हम किसी भी पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो अगर हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट जगहों पर प्लॉट करना चाहें, तो इधर ऐसे था, और धीरे धीरे ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, यहाँ पर टेंजेंशियल हो जाएगा, और यहाँ पर ये वर्टिकल हो जाएगा। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का ग्लोबल पिक्चराइजेशन था। अब इसमें कुछ टर्म होते हैं, वो भी बता दे रहे हैं, वो आगे चल के हम बताते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगर हम कोई लोकेलिटी चूज कर लें, जैसे कानपुर में अपनी क्लासरूम में आ जाए, और यहाँ पर एक मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो आपको मालूम है कि किसी भी जगह पर क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन तो एक ही होता है। तो अब मैं कमरे की बात कर रहा हूं, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और यहाँ पे बहुत सारे वर्टिकल प्लेन होंगे। तो मान लीजिए इस तरफ मेरे पास ईस्ट है, इस तरफ मान लीजिए मेरे पास वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, और इधर साउथ है। तो मैं एक वर्टिकल प्लेन बनाता हूं इस तरीके से, ये और अगर ये जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ वाला है, तो इसको जियोग्राफिकल मेरिडियन कहेंगे। अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है, तो इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। तो यानी मेरिडियन क्या होता है? मेरिडियन होता है एक वर्टिकल प्लेन का नाम, और इसका नाम ऐसे रखा जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में है। तो अगर ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है और मैग्नेटिक साउथ है, तो ये कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। और अगर ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, तो जियोग्राफिकल नॉर्थ को थोड़ी दूसरी डायरेक्शन से बना दें, ये बना दिया हमने ऐसे। तो यहाँ वाला प्लेन कैसे बनेगा? यहाँ वाला प्लेन इससे थोड़ा सा एंगल से बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये। तो ये मेरे पास रेड वाला हो गया जियोग्राफिकल मेरिडियन, और ये ग्रीन वाला हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये दोनों सेम प्लेन में नहीं होते हैं, इनके बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और यही किताब में इस तरीके से बना रहता है। अब अगर हम यहाँ पर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को ले लें और उसको छोड़ दें, रस्सी से लटका दें, तो वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रुकेगा, यानी एक वर्टिकल प्लेन में रुकेगा, और वो वर्टिकल प्लेन की डायरेक्शन
मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के बीच में होगी। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। आप कोई भी अपने घर पे भी कर सकते हैं। एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लीजिए, मतलब मैग्नेट लीजिए, धागे से बांधिए और उसको लटका दीजिए। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन ए वर्टिकल प्लेन pointing magnetic north and south, magnetic north and south। और इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में रुकता है। अब हम यहाँ पे अपना एक प्लेन बनाते हैं। ये मान लीजिए यही मैग्नेटिक मेरिडियन है और यहाँ पर हमने एक मैग्नेट को लटका दिया है, तो वो मैग्नेट इसी प्लेन में रुकेगा और थोड़ा सा इस तरीके से रुकेगा। हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, इस तरीके से रुकता है, हॉरिजॉन्टल नहीं रुकता है, वर्टिकल नहीं रुकता है, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा झुके हुए एंगल पर रुकता है। सर एंगल ऑफ डिप हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है क्या, वर्टिकल नहीं होता है? अगर मैग्नेट रुक जाए तो एंगल ऑफ डिप 90 होता है, मैग्नेट हॉरिजॉन्टल रुक जाए तो एंगल ऑफ डिप 0 होता है। एंगल ऑफ नहीं। डिप इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अच्छा सर, वर्टिकल भी हो सकता है क्या? किस कंडीशन वर्टिकल? पोल में उसके लिए नॉर्थ पोल जाना पड़ेगा। अच्छा सर। यहाँ पे कानपुर लखनऊ में नहीं रुक पाएगा। फिर सर अमेरिका में क्या? अमेरिका में भी थोड़ा सा झुका हुआ ही रहेगा, वहां का एंगल अब दूसरा है। अगर तुम्हें बिल्कुल चाहिए हॉरिजॉन्टल, मैग्नेट को लटकाओ वो हॉरिजॉन्टल रुक जाए, तो उसके लिए अफ्रीका जाओ जहां इक्वेटर है। और अगर चाहते हो मैग्नेट एकदम वर्टिकल रुक जाए तो उसके लिए नॉर्थ पोल जाओ चाहे साउथ पोल जाओ। अच्छा। अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा ये मैग्नेट ये नॉर्थ पोल नीचे रहेगा, क्योंकि देखो हमने ये बनाई थी ना फिगर, ये Yes, sir. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की ओर है, आउटवर्ड है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हमेशा नीचे की ओर आता है। तो अपने कॉन्टेक्स्ट में ही बना रहे हैं, मैग्नेट को लटकाया तो जिस वर्टिकल प्लेन में रुका वही हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन है और उसमें मैग्नेट हॉरिजॉन्टल से एक थीटा एंगल पर रुकता है। तो मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि मैग्नेट हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में रुकता है। तो इसको तुरंत हमने दो कंपोनेंट कर दिए। इधर वाला कंपोनेंट हो गया मेरे पास H, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको लिखते हैं BE cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको लिखते हैं BE sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट। और यही हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं क्या, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड H बराबर BE cos थीटा, V बराबर BE sin थीटा। इसको रिवर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, BE को इन दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन H आ जाएगा, और BE बराबर अंडर रूट V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये ज्योग्राफिक मेरिडियन नहीं है, और ये जो अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है
ये हमेशा साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, लेकिन मैग्नेटिक साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। और वर्टिकल कंपोनेंट कभी वर्टिकल डाउनवर्ड होता है, तो पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिसमें हम लोग रहते हैं इसमें वर्टिकल डाउनवर्ड रहता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन रहते हैं उसमें वर्टिकल अपवर्ड होता है। ऑस्ट्रेलिया में जाके मैग्नेट लटकाओगे तो ये उसका साउथ वाला हिस्सा नीचे रहेगा और नॉर्थ वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। और यहाँ पर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, यानी इधर मैग्नेटिक नॉर्थ है, इधर मैग्नेटिक साउथ है। और देयर इज अनदर मेरिडियन जिसको जियोग्राफिक मेरिडियन कहेंगे, वो इससे कुछ एंगल पर होगा, और इन दोनों मेरिडियन के बीच के एंगल को बोलते हैं, अब ये नाम पता ही है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। और ये तीन मेरे पास टर्म है, फाई, थीटा और एच, ये एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहलाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो मैं लिख रहा हूं, देखिए। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल components of Earth's magnetic field are 0.4 Gauss and 0.3 Gauss. Find angle of dip and Earth's magnetism या Earth's magnetic field। ये मेरे पास क्वेश्चन है। इसको करो जरा आप लोग। एंगल ऑफ दी 37 डिग्री है अरे बहुत जल्दी कर लिया भाई। और बी जो होगा वो 0.5। हाँ, तुम लोगों को तो आता नहीं था, बड़े घबरा रहे थे, क्वेश्चन तो बहुत जल्दी कर लिया। तो ये फार्मूला बेस्ड था, है? तो ठीक है, बढ़िया है। तो H इज इक्वल टू 0.4 है, V इज इक्वल टू ये 0.3 था, तो tan थीटा सीधे सीधे निकल गया V/H यानी 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री है ना? 37, यस सर। हाँ 37, 3/4। और BE निकल आएगा इससे √V² प्लस H², तो जानते ही हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 0.5 आना है, और ये गॉसी आएगा। बढ़िया है, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन उसके पहले आई वुड लाइक टेक वन मोर क्वेश्चन। किसी प्लेस पर H इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला है,
और उस जगह अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड 1.0 टेस्ला है। तो फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट, फाइंड एंगल ऑफ डेप्थ। सर √3/2 आएगा और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, और एंगल ऑफ डीप आएगा 60 डिग्री। बहुत ही ऑलमोस्ट सिंपल क्वेश्चन है। H इज इक्वल टू BE cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 5/0.5 अपॉन 1.0 हाफ। तो एंगल ऑफ डेप्थ 60 डिग्री हो गया, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो दैट इज 1.0 sin 60, तो दैट विल बी √3/2, तो 1.732 अपॉन 2, तो 0.866 टेस्ला। अब हम लोग एक दूसरा काम करते हैं जिसकी वजह से तुम लोग परेशान रहते हो, वो है एपरेंट एंगल ऑफ डेप्थ। अब एपरेंट एंगल ऑफ डेप्थ क्या होता है? तो एपरेंट एंगल ऑफ डेप्थ ये है कि सपोज ये मेरे पास फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, तो ये हमेशा इस तरीके से रुकेगा। ये एंगल ऑफ डेप्थ है। ये वर्टिकल प्लेन में इधर मैग्नेटिक साउथ होगा, इधर मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, और देयर विल बी 2 कंपोनेंट, इधर H होगा और इधर V होगा। तो V अपॉन H इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ डेप्थ, और मैग्नेट इसी डायरेक्शन में रुकेगा इस तरीके से। अब सपोज कर लो कुछ ऐसा हो जाए कि मैग्नेट को हम कोई और प्लेन ले लेते हैं, एक दूसरा वर्टिकल प्लेन ले लें, और मैग्नेट को इसी में रुकने में मजबूर कर दें। तो ऐसे भाई मजबूर कैसे करेंगे? तो मजबूर ऐसे किया जाता है, देखो ये हमने मैग्नेट लिया और ऐसे लटका दिया, तो ये वाला मैग्नेट ऐसे भी घूमने के लिए फ्री है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये कैसे भी रुक सकता है। ऐसे भी रुक सकता है, ऐसे भी रुक सकता है, ऐसे भी रुक सकता है, मतलब आप जैसा चाहो। इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, and similarly it is free to about this horizontal axis also। ये ऐसे भी झुक सकता है, तो ये पोजीशन ऐसे भी हो सकती है वर्टिकल से झुकी हुई। तो ये दोनों एक्सिस के अबाउट घूम करके हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में रुकता है।
लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक निडल। तो ये एक घड़ी टाइप की चीज होती है और यहाँ पर ये मैग्नेटिक निडल लगी हुई है। अब ये मैग्नेटिक निडल क्या करेगी, अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे तो घूम सकती है, लेकिन मैग्नेट की तरह वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं ये घुस सकती है। तो इस मैग्नेटिक निडल के साथ एसेंशियल होता है कि अगर तुम्हें एंगल ऑफ डिप पता करना है तो इसको इसी मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रखो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं घूम पाएगी। तो अगर हम इस निडल को मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रखें तो बिल्कुल ये ठीक ठीक ट्रू एंगल ऑफ डिप में रुकेगी और ये एच और वी लगेगा। लेकिन अगर हम इसको किसी दूसरे प्लेन में रुकने को कोशिश करें, कह दे कि नहीं आप मैग्नेटिक मेरिडियन में ना रुकिए, हमने यहां पर मैग्नेटिक निडल रख दी, तो ये कुछ और एंगल पे रुक जाती है और ये जो मेरे पास एंगल ऑफ डिप बनता है थीटा डैश, ये कहलाता है एपरेंट एंगल ऑफ डिप। अब इसको एपरेंट एंगल ऑफ डिप क्यों कहते हैं, कुछ और एंगल क्यों नहीं कहते, ये तो हिस्ट्री है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को ये तो मालूम था कि मैग्नेट हॉरिजॉन्टल से जितना थीटा डिग्री बनाता है वो एंगल ऑफ डिप है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो मैग्नेट के रुकने का प्लेन वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन होना चाहिए। तो कोई अननोन आदमी किसी दूसरे प्लेन में अगर ये रख देगा और वो सोचेगा कि ये इंक्लाइनेशन है तो यही एंगल ऑफ डिप है, लेकिन ये एंगल ऑफ डिप नहीं है क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, इसीलिए इसको अपरेंट एंगल ऑफ डिप कहते हैं। अब ये निकलेगा कैसे, तो देखो जो अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यहाँ लग ही रहा है, इसका कंपोनेंट इधर लगेगा और ये कंपोनेंट हो जाएगा एच कॉस एल्फा। और ये अल्फा कौन सा एंगल है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन और जिस प्लेन में हमारा मैग्नेट या मैग्नेटिक निडल रुका है उनके बीच का एंगल है। वर्टिकल कंपोनेंट इज ऑल राइट। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम tan थीटा डैश निकालें तो ये हो जाएगा v अपॉन एच कॉस अल्फा। अब यहां से एक चीज हमेशा देख लो कि v तो v ही बना रहता है, बट इट इज एच कॉस अल्फा एंड कॉस अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, यानी डिनोमिनेटर हमेशा इससे कम रहेगा, यानी फॉल्स एंगल ऑफ डिप हमेशा ट्रू एंगल ऑफ डिप से ज्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आ सकता। बहरहाल यहाँ पे एक रिलेशन बन जाएगा tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि v अपॉन एच इज द ट्रू एंगल ऑफ डिप और डिवाइडेड बाई cos अल्फा। और यही क्वेश्चन है जिसमें बच्चे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं कि एक मैग्नेटिक निडल थर्टी डिग्री पर रुकी हुई है, जब उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा गया है। अब मैं उसको मैग्नेटिक मेरिडियन से 60 डिग्री रोटेट कर देता हूं, यानी दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन और निडल पहले इसी प्लेन में थी और ये एंगल 30 डिग्री था। नाउ दिस प्लेन इज रोटेटेड बाय 60 डिग्री। तो न्यू इंक्लाइनेशन बताना है, न्यू इंक्लाइनेशन ऑफ निडल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो बहुत सिंपल है, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइनेशन थीटा डैश मान लो, तो tan थीटा डैश इज इक्वल टू v, तो v तो वही रहेगा बट एच एक्स ओनली इन मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इस नए वाले प्लेन में ये h cos 60 हो जाएगा, h cos 60 एंड v अपॉन h इज tan 30
तो tan 30 अपॉन cos 60, तो ये 1/√3 और cos 60 1/2, तो 1 नीचे 2 ऊपर, तो थीटा प्राइम इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/√3, और यही इस प्लेन में फॉल्स एंगल ऑफ डेप्थ है। कभी इस तरीके से पूछ देते हैं और कभी कभी इस तरीके से पूछ देते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन में निडल है, 30 डिग्री से इंक्लाइनेशन है, अब इस निडल के प्लेन को 60 डिग्री रोटेट कर दिया गया, तो मैग्नेटिक निडल और कितना रोटेट कर जाएगी। तो यहां तो ये आंसर नहीं दिया जा सकता है सही, क्योंकि ये वाला एंगल बहुत गंदा आया है। लेकिन सीधी सी बात है कि पहले मैग्नेटिक मेरिडियन में ये एंगल 30 डिग्री था, और अब ये कुछ और एंगल हो गया है थीटा डैश, जो ये tan इनवर्स 2/√3 आ रहा है। तो निडल और कितना रोटेट करेगी, तो और रोटेट करेगी भाई थीटा डैश -30 करेगी। कभी कभी सीधे बोल देते हैं कि एपरेंट एंगल ऑफ डिप है। ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। किसी जगह पर एपरेंट एंगल ऑफ डिप मान लो 60 डिग्री है और ट्रू एंगल ऑफ डिप 45 डिग्री है, तो पता करना है कि मैग्नेटिक मेरिडियन से वो वाला प्लेन कितने एंगल पर है। तो मुझको मालूम है कि tan थीटा डैश बराबर tan थीटा अपॉन cos अल्फा होता है। तो अब सारी वैल्यूज रख देंगे। tan 60√3 होता है, tan 45 ट्रू एंगल ऑफ डिप 45 है, तो ये cos अल्फा हो गया। तो वो वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से 1/√3 यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 एंगल पर, सॉरी cos इनवर्स, cos इनवर्स 1/√3 डिग्री पर है। अब एक इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए जो आप लोगों को परेशान करता है। अगर मेरे पास मैग्नेट है तब तो सही है, उसको ऐसे लिया लटकाया, बेचारा दोनों काम कर लेगा, ऐसे भी घूम लेगा, ऐसे भी घूम लेगा, और अल्टीमेटली मैग्नेटिक मेरिडियन में रुक जाएगा और आपको सब कुछ मिल जाएगा, ट्रू एंगल ऑफ डिप मिल जाएगा, ये थीटा। लेकिन हमारे पास मैग्नेटिक निडल है, और अब अगर हमें एंगल ऑफ डिप निकालना है तो इसको जरूरत होगी कि मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रखा जाए। और क्वेश्चन ये है कि मेरे पास मैग्नेटिक मेरिडियन हमको मालूम नहीं है, तब क्या किया जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको किसी भी प्लेन में रख दीजिए। ये मान लीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन, ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन तो हमें मालूम नहीं है, तो अगर मालूम होता तो बात ही क्या थी। तो मैंने कोई भी आर्बिट्री प्लेन चूज कर लिया और इसमें मैग्नेटिक निडल को लटका दिया। मैग्नेटिक मेरिडियन से ये एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल θ1 मान लिया। जाहिर है मैग्नेटिक निडल को किसी और प्लेन में रखा गया है, तो ये ट्रू एंगल ऑफ डिप नहीं है, बट tan थीटा इज इक्वल टू V/H cos अल्फा। हमें अल्फा भी नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, कि इस निडल को, ये जो प्लेन हमने लिखा है, हमें मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं मालूम तो अल्फा नहीं मालूम, तो हम इसके परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाएंगे, यानी निडल को यहां से 90 डिग्री घुमा देंगे। अब ये प्लेन भी मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, इसमें भी निडल किसी और एंगल पर रुकेगी। तो tan θ2 इज इक्वल टू V/H, बट दिस टाइम्स अगर ये वाला प्लेन मेरिडियन से अल्फा डिग्री पर था तो ये वाला 90 माइनस अल्फा पर होगा,
तो अगर मैं अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा रखूंगा तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। और बस यही हमारे पास दो रिजल्ट आ गए हैं और इससे मैं ट्रू एंगल ऑफ डिप निकाल लूंगा। कैसे? देखिए कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा, ये v अपॉन एस तो tan थीटा है, ट्रू एंगल ऑफ डिप tan थीटा अपॉन tan थीटा 1, और tan थीटा 1 को मैं लिख सकता हूं cot थीटा 1। सिमिलरली साइन अल्फा बराबर हो जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई cot थीटा 2। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2। अब यहाँ पे ये उल्टा चला जाएगा तो cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2, दिस इज इक्वल टू tan, सॉरी उधर जाके ये भी cot हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो ये बड़ा ही सिंपल वे है। इफ यू डोंट नो अबाउट द मैग्नेटिक मेरिडियन ये किस तरफ है, तो आप किसी भी प्लेन में निडल को सस्पेंड कर दो और फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी दोनों में एंगल ऑफ डिप मान करके निकाल लो। एक रिजल्ट इसमें और निकलता है, tan थीटा 1 इज इक्वल टू, ये था tan थीटा अपॉन cos अल्फा, और tan थीटा 2 इज इक्वल टू था tan थीटा अपॉन sin अल्फा। और अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने के बजाय अगर हम डिवाइड कर दें तो आ जाएगा, यहां से देखो sin अल्फा बराबर था tan थीटा और cot थीटा 2, और sin cos अल्फा यहां से आया tan थीटा cot थीटा 1। दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो tan अल्फा, तो ये tan थीटा तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2, या cot थीटा 2 अपॉन cot थीटा 1। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अनम्यूट कर दीजिए सर। हाँ, तो ये ऐसा था कि ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है, तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे और ये आपकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड थी। तो तुम लोगों ने कहा था तो आज काफी ज्यादा टाइम यही हो गया। तो अब EMI अब कल से शुरू करेंगे और आज इसकी असाइनमेंट और एक्सरसाइज भेज देंगे। चलिए, थैंक यू। यस सर, एक्सरसाइज भेज दीजिएगा इसका करने के लिए। हैं? सर इसका मतलब जो है वो क्वेश्चन करने के लिए भेज दीजिएगा। हाँ, अभी भेज देंगे, अभी 10 मिनट बाद भेज देंगे। ओके, थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. सर। थैंक यू सर।